कवर्धा जिला जो कि कबीरधाम जिले के नाम से जाना जाता है 2003 से, उस जिले के बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो कबीरधाम जिला या इसी जिला को हम लोग कवर्धा के नाम से भी जानते हैं, इसी को कवर्धा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए आज कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गठन की बात करें, कबीरधाम जिला या कवर्धा जिले की गठन की अगर बात करें तो वर्ष 1998 में कबीरधाम जिले का गठन हुआ। कबीरधाम जिला जो कि दो जिलों के कुछ हिस्सों को मिला के एक जिले का स्वरूप में लिया गया था। तो अगर मात्र जिला के रूप में देखें तो मात्र जिला के रूप में किसी एक जिला को हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को मिला के 1998 में कवर्धा जिला स्वरूप में आया था। तो इस तरह से बिलासपुर और राजनांदगांव जिला, इसके मात्र जिले में इनके कुछ हिस्सों को लेके वर्ष 1998 में कवर्धा जिला का गठन किया गया था, जो कि 2003 में नाम बदलने के चलते कवर्धा जिला को अब हम लोग कबीरधाम जिला के नाम से जानते हैं। तो आगे देखें, अगर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कबीरधाम ही है, कबीरधाम या इसी को हमने बात किया था कवर्धा। जिला मुख्यालय इसी के नाम पे है। आगे अगर देखें, समीपवर्ती अगर जिला की बात करें, समीपवर्ती जिला अगर देखें तो कबीरधाम जिला अपने समीपवर्ती राजनांदगांव, बेमेतरा और मुंगेली इन 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला बिलासपुर के कुछ हिस्सों को लेकर एक जिले के रूप में सामने आया था, मगर यहाँ पे वो अपने समीपवर्ती जिलों में बिलासपुर जिलों को स्पर्श नहीं कर रही है। इसका कारण यह है कि मुंगेली जो कि बिलासपुर का हिस्सा था, वह अब एक नए जिले के रूप में आ चुका है, जो कि बफर के रूप में काम करेगा कबीरधाम जिला और बिलासपुर के बीच में। इस तरह से बिलासपुर की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती, अपितु बिलासपुर से अलग होकर वर्ष 1998 में एक जिले के रूप में सामने आया था। तो ध्यान रखेंगे, कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला अपने समीपवर्ती राजनांदगांव, बेमेतरा और मुंगेली जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ समीपवर्ती अगर राज्य की बात करें तो कबीरधाम या कवर्धा जिला अपने समीपवर्ती मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र अगर देखें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कवर्धा जिला में विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक कवर्धा जिला जो कबीरधाम जिला के नाम से जाना जाता है, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र है, और साथ ही साथ पंडरिया भी एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना कि कबीरधाम जिला का गठन बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को लेकर वर्ष 1998 में कवर्धा जिला या अब कहें तो कबीरधाम जिले के रूप में अस्तित्व में है। जिला मुख्यालय कवर्धा या कबीरधाम। समीपवर्ती जिला बात करें तो अपने समीपवर्ती 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें क्रमशः अगर देखें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी याद रख सकते हैं आप। राजनांदगांव कवर्धा जिले के जस्ट या कबीरधाम जिले के नीचे में राजनांदगांव है, बगल में बेमेतरा, और अपर साइड में जाएं तो हमें मुंगेली जिला मिलेगा। हमने दुर्ग संभाग के अंतर्गत पहले ही क्लास में देखा था कि इन जिलों का स्वरूप मैप में कैसे दिखता है। तो अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए। समीपवर्ती राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश
समीपवर्ती राज्य की सीमा रेखा को कबीरधाम जिला स्पर्श करती है और 2 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, कवर्धा और पंडरिया। तो आइए और इनके विस्तृत और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग कबीरधाम जिला का मैप के थ्रू मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे सारी चीज़ें हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज रहे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ याद आ जाए। तो कबीरधाम जिले का मैप अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से कबीरधाम जिला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, मगर कबीरधाम जिला को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बात करेंगे तो एक नेशनल हाईवे 30, हमने इसको बस्तर संभाग में भी भली भांति देखा है। और एक स्टेट हाईवे की बात करेंगे, एक स्टेट हाईवे की अगर बात करेंगे तो 05 स्टेट हाईवे यहाँ से क्रॉस होती है। जगहों को देखें तो कबीरधाम जिले के इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, ये पूरा रेंज मैकल पर्वत रेंज के अंतर्गत आता है। मैकल पर्वत रेंज है पूरा, मैकल पर्वत रेंज। और इसकी ऊंची चोटी की अगर बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। बदरगढ़ की चोटी 1076 मीटर है। साथ ही साथ जगहों को अगर देखते चले जाएं तो हमें मिलेगा चिल्फी घाटी, बोडला तहसील, इधर देखें तो कवर्धा, या इसी को अब कबीरधाम के नाम से भी इस जिले को जानते हैं, पंडरिया। और इसी के अंतर्गत ग्राम बिसेसरा को याद रखेंगे। इधर कहीं देखें तो हमें मिलेगा बोरई दलदली। साथ ही साथ देखें तो एक लामा, चेलिक लामा, रामहेपुर। इस तरह से जगहों को देखते चले जाएं तो हमें मिलेगा एक लामा, चेलिक लामा, रामहेपुर, हरिन छपरा। साथ ही साथ बोडला तहसील के अंतर्गत देखेंगे तो हमें जगह मिलेगा पचराही। इसी बोडला तहसील के अंतर्गत ही भोरमदेव का मंदिर भी हमको देखने को मिलेगा। भोरमदेव का मंदिर। इसी के अंतर्गत मड़वा महल, छेरका महल, इन सारी जगहों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। और इसी के अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य, इन सारी जगहों को हम लोग डिटेल करते चले जाएंगे। कवर्धा के अंतर्गत ही एक जगह मिलेगा रणजीतपुर, खनिज की दृष्टि से जगह इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने जगहों को देखा। एक बार आइए आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करूं। अगर ये आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार 2 बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए, जब तक आपको ये जगहें याद अच्छे से नहीं हो जाती। एक बार देख के आप सीधा कॉपी में अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। 1 बार 2 बार देखिए और जगहों को अच्छे से याद रखिए, और याद रखने के बाद मेमोराइज करने के बाद अपने से लिखने की कोशिश कीजिए और एक नोट्स मेंटेन कीजिए, ताकि ये सारे चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद हों। तो आइए देखें, इसके पश्चिमी भाग में, कबीरधाम जिले के पश्चिमी भाग में हमें मैकल पर्वत रेंज मिलेगा, जिसमें बदरगढ़ की चोटी 1076 मीटर है। यहीं बात करें तो कांदावानी की पहाड़ी भी है। कांदावानी की पहाड़ी जहाँ से अगर बात करेंगे तो हाप नदी। वहीं मैकल पर्वत रेंज से एक नदी है
सकरी नदी। मैकल पर्वत रेंज से एक नदी की बात करेंगे तो सकरी नदी। इन दो चीज़ों को याद रखिएगा। तो पहले मैकल पर्वत रेंज, बदरगढ़ की चोटी, फिर अगर हाईवे पे आ जाएं, देखिए मैं बार बार अपने वीडियो पे बोल रहा हूँ कि सारी जगहें हमको एग्जैक्टली नेशनल हाईवे पे नहीं मिलेगा, मगर चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए, ताकि वो सारे फैक्ट हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज हों, इसके लिए हम सारी जगहों को जहाँ तक पॉसिबल हो नेशनल हाईवे पे ला रहे हैं, ताकि हम नेशनल हाईवे पे चलते जाएँ तो चीज़ें हमको अच्छे से याद होती चली जाए। तो चिल्फी घाटी, बोडला, बोडला के अंतर्गत ही देखेंगे पचराही। आगे जाएं तो भोरमदेव का मंदिर, मड़वा महल, छेर का महल, कवर्धा, रणजीतपुर, पंडरिया अंतर्गत बिसेसरा। आगे चले जाएं तो बोरई दलदली, नीचे एक लामा, चेलिक लामा, रामहेपुर, हरिन, छपरा, और एक स्टेट हाईवे 5, नेशनल हाईवे 30 और भोरमदेव का अभ्यारण्य। इन जगहों को हम लोग 1 बाय 1 डील करते चले जाएंगे। तो देखिए, नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 30 और स्टेट हाईवे 05, जिसको हम लोग भली भांति परिचित हैं। अगर लंबाई की बात करें तो 606 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे 30 की बात करें तो 636 किलोमीटर। और ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में अपने अपने जगहों में एक विशेष महत्व रखते हैं। जैसे नेशनल हाईवे 30 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 30, और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग की बात करें तो स्टेट हाईवे 05, जिसकी लंबाई 606 किलोमीटर, और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई 636 किलोमीटर है। इसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैकल पर्वत रेंज, और मैकल पर्वत रेंज में ही हमें बदरगढ़ की चोटी को देखने को मिलेगा। बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1076 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए मेरे साथ, आपको हर चीज़ अच्छे से मिलेगा। आगे देखें तो चिल्फी घाटी, ठंडी के दिनों में यहाँ पे बर्फ जम जाता है, एक पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। चिल्फी घाटी पर्यटन स्थल के रूप में चिल्फी घाटी को देखा जा सकता है। ठंडी के दिनों में पूरा ये रेंज मैकल पर्वत श्रेणी और जंगलों से घिरा होने के कारण मनोरम दृश्य बनता है, मनोरम दृश्य देखने को बनता है। आगे चले जाएं तो बोडला तहसील के अंतर्गत ही हमें, बोडला तहसील के अंतर्गत ही हमें मिलेगा पचराही। बोडला तहसील के अंतर्गत ही देखेंगे पचराही। पचराही एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, एक पुरातात्विक स्थल है। 84 एकड़ में इसकी खुदाई होनी थी, मगर आधे भाग में इसकी खुदाई हुई है। और अगर बात करें खुदाई में तो प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर मिले हैं यहाँ से। खुदाई में देखें तो प्राचीन मंदिर मिला है, वहीं लोहे के चूल्हे, लोहे का चूल्हा और साथ ही साथ अन्य सिक्के की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ से सिक्के की भी प्राप्ति हुई है। अगर देखें तो कई सिक्के हैं, लोहे का चूल्हा, प्राचीन मंदिर, ये सारे एक पुरातात्विक स्थल है पचराही, जहाँ से 84 एकड़ में अगर देखें तो इसकी खुदाई में प्राचीन मंदिर, लोहे के चूल्हे और सिक्के की प्राप्ति हुई है। आगे यहीं पे देखें, बोडला तहसील के अंतर्गत ही हम लोग देख रहे हैं आगे, तो भोरमदेव का मंदिर देखेंगे। अब भोरमदेव का मंदिर हमने बोडला तहसील के अंतर्गत देखा, पचराही पुरातात्विक स्थल है। अब देखें तो भोरमदेव का मंदिर, भोरमदेव का मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में किया गया था। 11वीं शताब्दी में 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था। और निर्माणकर्ता थे गोपाल देव, निर्माणकर्ता थे गोपाल देव। गोपाल देव एक फणी नागवंशी शासक थे, फणी नागवंशी शासक थे। हम लोग छत्तीसगढ़ में नागवंशी शासक को देखेंगे ही, कवर्धा में फणी नागवंशी और बस्तर में छिंदक नागवंशी। तो ये फणी नागवंशी के अंतर्गत गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह भोरमदेव का मंदिर नागर शैली में निर्मित है,
नागर शैली में निर्मित है। भोरम देव यहाँ के स्थानीय देवता के नाम पर, स्थानीय आदिवासी देवता के नाम पर इसका नाम भोरम देव पड़ा। आदिवासी स्थानीय देवता के नाम पे इसका नाम भोरम देव पड़ा। भोरम देव एक्चुअल में देखें तो यह छपरी के पास चौरा नामक ग्राम में स्थित है। थोड़ा सा ऊपर को मिटा लें। अगर बात करें भोरम देव की, हम लोग बात कर रहे हैं तो यह छपरी के पास चौरा नामक ग्राम में स्थित है। और इसकी जो स्थित है चौरा नामक ग्राम में स्थित है। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। या मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर के समान दिखने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो हमने देखा भोरम देव का मंदिर 1089 ईस्वी में निर्मित, गोपाल देव के द्वारा, एक फणी नागवंशी शासक थे, नागर शैली, स्थानीय देवता भोरम देव के नाम पर, और छपरी के पास ग्राम स्थित है चौरा, वहीं पे स्थित है। और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो यहीं भोरम देव मंदिर के दक्षिण दिशा में ही 1 किलोमीटर में हमें मड़वा महल मिलता है। अगर देखें तो मड़वा महल नाम में महल जुड़ा है, मगर है एक मंदिर। यह एक क्या है? यह एक मंदिर है जिसका निर्माण 1349 ईस्वी में किया गया था। और फणी नागवंशी शासक रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल की स्थापना की गई थी। ये मड़वा महल, स्थानीय भाषा में मड़वा मीन्स शादी के लिए जो मंडप तैयार करते हैं वही मड़वा कहलाता है, जो कि 16 स्तंभों में टिका हुआ है। और इसके अंदर शिव की मूर्ति है। साथ ही साथ इसी मड़वा महल में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी और रामचंद्र देव का विवाह हुआ था। अगर मड़वा महल में देखें तो यह एक मंदिर है, 1349 में निर्माण करवाया गया था रामचंद्र देव जी के द्वारा, जो कि एक फणी नागवंशी शासक ही हैं। ये भी एक फणी नागवंशी शासक हैं। एक मड़वा महल 16 स्तंभों में टिका हुआ है, शिव की मूर्ति है, अंबिका देवी और रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल में ही विवाह किया गया था। इस तरह से मड़वा महल के बारे में हमने देखा। ये भोरम देव मंदिर के दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहीं मड़वा महल के पास ही अगर बात करें तो हमें मिलता है छेरका महल। स्थानीय भाषा में छेरी मीन्स बकरी की तरह सुगंध आने के कारण इसका नाम पड़ा छेरका महल। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखिएगा, कई बार यह पूछा जाता है। तो हमने देखा भोरम देव का मंदिर, मड़वा महल, छेरका महल, और बोडला तहसील के अंतर्गत में हमने देखा पचराही, एक पुरातात्विक स्थल है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कवर्धा। आगे अगर बात करें तो कवर्धा एक जिला मुख्यालय है। कवर्धा की अगर बात करें तो कवर्धा एक जिला मुख्यालय है। विधानसभा क्षेत्र है। और इसी विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अकबर 2018-19 के चुनाव में यहाँ पे सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे। 59,284 मतों से विजयी हुए थे, जो कि अभी भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।
जो कि भूपेश सरकार के अंतर्गत अभी कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास अगर बात करें तो परिवहन, आवास, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मोहम्मद अकबर जी के पास है, जो कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से 2018-19 के चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले मोहम्मद अकबर किस विधानसभा क्षेत्र से थे। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। 59,284 मतों के अंतर से विजयी होके आए थे। और अभी भूपेश सरकार के अंतर्गत एक कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें मंत्रालय की बात करें तो परिवहन, आवास, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आगे अगर देखें हम लोग जगहों को बात करें तो हरिन छपरा एक औद्योगिक क्षेत्र है। कवर्धा कबीरधाम जिले के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र है हरिन छपरा। हरिन छपरा एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र से खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो खनिज की दृष्टि से हमें यहाँ पे लोहा मिलेगा, लोहा मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, लोहा, बॉक्साइट और चूना पत्थर, और चूना पत्थर मिलेगा। तो बात करेंगे लोहा की तो लोहा एक लामा, लोहा एक लामा, चेलिक लामा, एक लामा, चेलिक लामा हमने देखा ही है, एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। और चिल्फी घाटी में हमें लोहे की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बॉक्साइट का देखें तो बोरई दलदली से, बोरई दलदली से हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ चूना पत्थर हमने देखा था रणजीतपुर, रणजीतपुर जो कि कवर्धा जिला के अंतर्गत हमें मिलेगा। रणजीतपुर से चूना पत्थर, बोरई दलदली से बॉक्साइट और लोहे की अगर बात करें तो एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी से हमें लोहे की प्राप्ति, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने देखा हरिन छपरा एक औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ खनिज के दृष्टि से हमने कुछ जगहों को इंगित किया और उनको हमने अच्छे से देखा, डिटेल में देखा। आइए देखें, यहाँ पे शक्कर कारखाने भी हैं। कवर्धा जिले में अगर बात करें तो शक्कर कारखाने भी हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। शक्कर कारखाना की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, जिसका नाम था भोरमदेव शक्कर कारखाना। भोरमदेव शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना ये स्थित है आपका रामहेपुर में। रामहेपुर में अगर बात करें तो भोरमदेव शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना था, प्रथम शक्कर कारखाना। शक्कर कारखाना था वर्ष 2002-2003 में स्थापित, वर्ष 2002-2003 में स्थापित छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना है। और इसके सह उत्पाद से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना आपको रामहेपुर, जो कि भोरमदेव शक्कर कारखाना के नाम से कवर्धा जिला कबीरधाम जिले में स्थित है। इसके सह उत्पाद से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह एक अन्य नवीनतम शक्कर कारखाना की अगर बात करें तो हमें मिलेगा पंडरिया के अंतर्गत ग्राम बिसेसरा में। अगर बात करें तो पंडरिया के अंतर्गत ग्राम बिसेसरा में, ग्राम बिसेसरा में हमें छत्तीसगढ़ का नवीनतम शक्कर कारखाना मिलेगा। नवीनतम शक्कर कारखाना जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के नाम से है। वर्ष 2016 में स्थापित, अगर स्थापना की बात करें तो वर्ष 2016 में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का नवीनतम शक्कर कारखाना है पंडरिया ग्राम बिसेसरा में। और इसके भी सह उत्पाद से यहाँ पे 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन
किया जाएगा। तो इस तरह से शक्कर कारखाने के रूप में प्रथम और नवीनतम शक्कर कारखाना हम लोग कबीरधाम कवर्धा जिले के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यह जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है 6 मेगावाट और साथ ही साथ 14 मेगावाट, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे अगर बात करें यहाँ पे तो भोरमदेव अभ्यारण्य है। यहाँ पे बात करें तो भोरमदेव अभ्यारण्य है। भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अगर देखें तो भोरमदेव अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। इसमें से भोरमदेव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 2001 में किया गया, वर्ष 2001 में किया गया। और एरिया की बात करें क्षेत्रफल की तो 163 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। यह छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य है। साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ बाद में 2001 में भोरमदेव अभ्यारण्य का स्थापना किया गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य है। इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य 2001 में स्थापित और 163 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो कुल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से एक भोरमदेव या कबीरधाम जिला के अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य के रूप में हमने यहाँ पे देखा। आगे अगर हम लोग बात करें नदियों की, अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमुख रूप से 2 नदी को देखेंगे हम लोग। एक नदी की अगर बात करें तो हाप नदी। अगर नदियों में देखें तो हाप नदी का उद्गम कांदावानी की पहाड़ी से हुआ है, जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और इसकी लंबाई 44 किलोमीटर है। इसी तरह अगर बात करें तो सकरी नदी का उद्गम मैकल पर्वत रेंज है, मैकल पर्वत रेंज से इसका उद्गम हुआ है। और इसी नदी के तट पे कवर्धा या कबीरधाम जिला स्थित है। तो इस तरह से पूछा भी जाता है प्रमुख शहरों को, नगरों को कि किस नदी के तट पे स्थित है, तो सकरी नदी के तट पे कवर्धा जिला स्थित है। इस तरह से हमने इसी तरह सकरी नदी के बाद नदियों को हमने देखा। नदियों के साथ ही अगर बात करें बांध या नदी परियोजना की बात करें तो कवर्धा या कबीरधाम जिला से हमें क्षीरपानी, सुतियापाट, बिहार खार, इस तरह से अगर देखें तो सरोदा और कर्रा नाला, ये हमें बांध और नदी परियोजना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्षीरपानी, सुतियापाट, बिहार खार, सरोदा और कर्रा नाला। तो हमने 1 बाय 1 कबीरधाम या कवर्धा जिले के बारे में हमने देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए।